आपको ये सुन के हैरानी होगी कि अभी जो फाटा में ऑपरेशंस हो रहे थे उसका क्या नाम था? ज़रबे अज़्ब। ज़रबे अज़्ब का क्या मतलब होता है? मोहम्मद की तलवार। जो मदरसों से निकले हुए ये लड़के हैं उनको जिहाद का पाठ पढ़ा के उनको सुइसाइड बॉम्बर बना के आप भेज देते हो अंदर। चाइना के में यूघुर प्रोविंस में मुसलमान जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो मुसलमान हैं, उनका रमजान बैन हो गया, उनका दाढ़ी रखना बैन हो गया, बुर्का बैन हो गया, मोहम्मद नाम रखना बैन हो गया। और एक आवाज न हिंदुस्तान से उठती है, एक पाकिस्तान से उठती है, ना ही हिंदुस्तान से। किस बात का डर, किस बात का? तो देखो, बात बहुत सीधी सी है। इसमें आप तमाम इतिहास, भूगोल, धर्म, राजनीति, सब चीज आप 1 मिनट के लिए दरकिनार करो और इस ऑडियंस में हर आदमी जो यहां बैठा हुआ, हर व्यक्ति, आप अपनी आत्मा से पूछें कि अगर आप जब तुलना करते हैं बाकी देशों से यहां पे, और बाकी देशों से अब ये मत कहना कि मुझे तो इंग्लैंडी और यूएसए अच्छा लगता है, उनकी भी कुछ सीमाएं हैं, तो आप हिंदुस्तान में रहना चाहोगे या पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, इवन सिंगापुर में, सऊदी अरब में? आप कहां रहना चाहोगे? अपनी आत्मा से ये जरूर पूछना। और आपको अगर ये लगता है कि ये धरती बड़ी अच्छी है, 125 करोड़ लोगों का फूड सिक्योरिटी कोई मामूली ये अचीवमेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं। अगर आपको लगता है कि यहां फ्रीडम है, आपको अगर लगता है कि यहां आप अपनी जो परसुएशन है या आपकी जो पैशन है उसको फॉलो कर सकते हैं, तो आपको हिंदुस्तान अच्छा लगेगा। और अगर हिंदुस्तान अच्छा लगता है तो हिंदुस्तान को महफूज रखने के लिए हम सबको कुछ न कुछ योगदान देना होगा। ये बात बहुत सिंपल सी है। और मुझे याद है मैं जब कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में था तो हमारे एक बॉस थे, उस समय डिफेंस अटैची थे ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्होंने, उनके एम्बेसडर थे इंडिया से खलीली साहब, एम्बेसडर खलीली। तो एक पाकिस्तान का एम्बेसडर था, उसका नाम था खलील। तो खलील ने खलीली साहब से कुछ, मतलब हम धर्म होने के नाते कुछ ज़्यादा नज़दीकियाँ जब डेवलप करने की कोशिश की, तो खलीली साहब ने उनको बोला कि देखो खलील, ये जो एक्स्ट्रा आई है, जो एडिशनल आई है, खलीली आई, ये इंडिया के लिए, ठीक है? तो अपनी औकात में रहो। तो ये देखिए, ये क्या है कि अभी आपने शारदा माँ के उससे शुरुआत की आज की प्रोसीडिंग्स को। शारदा माँ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित हैं, और हिंगला माता बलूचिस्तान में, ये मैप लगाना है, हाँ, हिंगला माता जो है वो बलूचिस्तान में स्थित हैं। और सिंध के इलाके में वहाँ जितने पीर और पीर के स्थान हैं वो सारे वहाँ पे, मतलब वो पूरा एरिया सफ्यूज्ड है। तो वहाँ पे शारदा माता पीड़ा में है, हिंगला माता पीड़ा में है, और हमारे पीर जो है सिंध में वो सारे पीड़ा में है। और इन सब को हमने निजात दिलानी है, इन सब को हमने निजात दिलानी है। और देखो, शारदा क्या एक सरस्वती का रूप है। सरस्वती को इन्होंने कब का नकार दिया? आपको मालूम है, अभी मैं डॉन अखबार पढ़ रहा था, वहां पर एक बहुत बड़ा हंगामा शुरू हो गया है
कि भाई ये कायदे आजम यूनिवर्सिटी में आपने एक डिपार्टमेंट जो अबू सलाम के नाम पे जो वहां पे स्थापित किया, उसको वापस करो। अबू सलाम पाकिस्तान के एक फिजिसिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था, और आपको सुन के हैरानी होगी कि उसको कह रहे हैं कि इसका नाम हटाओ यहां से। जब वो जिंदा थे तो इनको पाकिस्तान मत आने दो, इसलिए क्योंकि अबू सलाम एक अहमदिया थे। अरे अल्लाह ताला तुम पर इतना मेहरबान होता तो तुमने क्यों नहीं नोबेल प्राइज ले लिया? इसलिए क्योंकि अहमदिया थे। जफरुल्लाह खान, जो कि पाकिस्तान का एक सबसे मतलब इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में, आई रेट हिम एज द मोस्ट ब्रिलियंट फॉरेन मिनिस्टर। जिस आदमी ने पाकिस्तान मूवमेंट के लिए इतना कुछ किया, उसको इन्होंने जीते जी, उसके जीते जी जितनी गालियां दी और बेइज्जत किया। क्यों? क्योंकि वो आदमी अहमदिया था। तो देखिए, मैं कई बार क्या होता है कि जब हम कई ऐसे मंचों पे जाते हैं तो शायद लोगों को लगता होगा कि एक ही बात मैं बार बार कहता हूं, लेकिन हर बार मैं कोशिश करता हूं कि जो कंटेम्पररी इश्यूज हैं उस पे मैं फोकस करूं। अभी आपने खबरों में सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर शर्मा को अपॉइंट किया गया है, उनको कैबिनेट सेक्रेटरी का दर्जा देके, कि वो कश्मीर के बारे में वो इंटरलोक्यूटर का काम करेंगे। शर्मा साहब एक बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक ऑफिसर हैं, जो कि कश्मीर के पूरे इंट्रिकेसेस को वो बहुत बाखूबा समझते हैं। और ये जितने लिंकेजेस हैं ये पूरे कश्मीरी लीडर्स का, जो पाकिस्तान के साथ इनका जो जुड़ा हुआ है, उसको वो बेखूबी समझते हैं, क्योंकि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में उन्होंने करीब 20-25 साल कश्मीर को देखा है। अभी फिजाएं बदल गई हैं, हालात बदल गई हैं, और इस तरह से बदल गई हैं कि पहली बार आपको महसूस हो रहा होगा कि दिल्ली का रिट जो है वो कश्मीर में जिस तरह से अब स्थापित किया गया है वो पहले नहीं हुआ था। हुर्रियत पे कार्रवाई हो रही है। पहले किसी की हिम्मत नहीं थी कि इन हुर्रियत नेताओं पर कोई कार्रवाई करे। उनके जितने फिनेंशियल लिंक्स हैं उसको एक्सपोज किया जा रहा है। ये सारी चीजें हो रही हैं, और पहली बार हिंदुस्तान की सरकार एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रही है। अभी तक इस साल 170 जिहादी मारे गए हैं वहां पे कश्मीर में। तो हिंदुस्तान की सरकार स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी, आपने देखा होगा कल सैयद सलाउद्दीन के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। तो बातचीत होगी लेकिन कार्रवाई भी सख्त चलती रहेगी। मेरा आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करने का कारण यह है कि देखिए, ये क्या शर्मा साहब एक सिक्योरिटी एंगल को देखेंगे, लेकिन जो समस्या है कश्मीर की, जे.एन.के की कोई समस्या नहीं है। एक कश्मीर जो कि केवल 7% एरिया है पूरे जे.एन.के का, बस उसकी ये समस्या है। 120 किलोमीटर बाई 60 किलोमीटर की ये समस्या है, और पूरी दुनिया में ऐसा बना रखा है कि जैसे पूरा जम्मू एंड कश्मीर उबाल में है। तो ये केवल सिक्योरिटी का मुद्दा नहीं है। कोई भी हो, चाहे वो मिलिट्री हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या स्पेशल इंटरलोक्यूटर हो, वो सिक्योरिटी इश्यूज को एड्रेस करेंगे। लेकिन ये एक पॉलिटिको रिलीजियस प्रॉब्लम है।
वो कहते हैं बातचीत करें, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। नहीं, इट इज नॉट अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। आप बताएं साहब कि 7% एरिया में रहने वाले लोग अगर 93% एरिया पे हुकूमत कर रहे हैं इतने साल से, तो इसमें इस राजनीतिक समस्या क्या है? कौन मलाई खा रहा है इसमें? आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा द हाईएस्ट पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ मीट इज इन कश्मीर वैली। तो ये कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम तो है नहीं, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट इस देश में, वो भी कश्मीर वैली में। अब समस्या क्या है? समस्या क्या है? और मैं यहां पे बलूचिस्तान से कुछ कंपैरिजन करूंगा। समस्या है वहाबाइजेशन का, रेडिकलाइजेशन का। बलूचिस्तान और सिंध के लोग, बलूचिस्तान और सिंध के लोग तमाम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के कोशिशों के बावजूद, हफीज सईद जैसे लोगों के कोशिशों के बावजूद, उन्होंने वहाबी इस्लाम अपनाने से मना कर दिया, क्योंकि वो उनकी मिट्टी से नहीं जुड़ी हुई है। लेकिन दुर्भाग्यवश कश्मीर में उसी वहाबिज्म को लोगों ने अपनाया और धीरे धीरे कश्मीरियत जो है वो लुप्त होती चली गई। अभी पता नहीं कोई कश्मीरियत नाम की चीज है कि नहीं। तो इसलिए ये एक लार्जर प्रॉब्लम है, और जब आप इस समस्या का हल करना चाहते हैं तो इसमें कई स्टेक होल्डर्स हैं, और इसमें जम्मू के लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। हम लोग इसी हिंद बलोच फोरम के सिलसिले में वहाँ गए थे, और आपको विश्वास नहीं होगा, जब हम एयरपोर्ट के अंदर गए तो वहाँ के लोग हमारे पैर छू रहे थे, वहाँ के सिक्योरिटी पर्सनल हमारे पैर छू रहे थे। बड़ा शर्मिंदा मैं महसूस कर रहा था। वो कहते कि साहब, जो चीज़ हम इतनी सालों से हम बोलना चाहते थे और नहीं बोल पाते, आपके मुंह से हम वो टेलीविजन पर हम सुनते हैं। तो वो उनसे आपको बातचीत करनी होगी, आपको लद्दाखियों से बातचीत करनी होगी, आपको गुज्जर मुसलमानों से बात करनी होगी, आपको पहाड़ी मुसलमानों से बात होगी। एक गुज्जर मुसलमान के लीडर हैं वहाँ, हकला पुंची, शमशेर हकला पुंची, उन्होंने कहा कि हमारी एक फौज तैयार कर दो, देखो हम 2 मिनट में हम कश्मीर को हम सॉल्व कर देते हैं। ये तो उससे ज्यादा अगर कोई सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है इस पूरे उसमें, तो ये जो हमारे 5 लाख हिंदू भाई बहन जो हैं, जो वहां से जिनको पलायन करने पे मजबूर किया गया, वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि 5 लाख लोगों को मस्जिदों से आवाहन देके, उनको डरा के धमका के कि अपने बेटियों और बहुओं को यहां छोड़ा और तुम यहां से जा सकते हो, जब वो पलायन किए, आज तक उस 5 लाख लोगों में एक भी दहशतगर्द नहीं पैदा हुआ। अरे जिसका सब कुछ उजड़ गया, कम से कम एक दहशतगर्द तो पैदा हो सकता था, लेकिन नहीं, वो उनके संस्कार में नहीं है। आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि 5 लाख, हाफ अ मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड, और उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती क्या थी कि उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया। आपको मालूम है कि मोहम्मद इकबाल और तेज बहादुर सप्रू दोनों बहुत क्लोज कजन्स थे। तो ये देखिए, ये पूरे जो ये मामला जो है, मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूं क्योंकि अभी ये चर्चा में ये विषय है। बाकी देखिए, पाकिस्तान की जहां तक बात है और जिहाद की बात है,
अरे उस मुल्क का हम क्या बात करें। और ये मैं कोई भड़काने के लिए, कोई बनावटी बात बनाने के लिए, कोई भाषण देने के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं। आपने देखा होगा कि इतने साल से 1992 से, और मैं बता दूं ये शर्मा साहब जो हैं उन्होंने 92 से उन्होंने देखा है ये पूरे ये प्रॉक्सी वॉर है, क्योंकि जब ये जिहादी वहाँ से डिसएंगेज्ड हुए अफ़गानिस्तान से तो उनको यहाँ पे उनको सबको इस तरफ मोड़ दिया गया, कश्मीर की तरफ। और मैं आपको बता दूं, जिन जिहादियों ने सोवियत यूनियन की सेना को वापस जाने पे मजबूर कर दिया, उन बैटल हार्डन जिहादियों और फॉरेन जिहादियों के हमारे आर्मी के यंग ऑफिसर्स ने छक्के छुड़ा दिए। उनके छक्के छुड़ा दिए। और अगर ये हिंदुस्तान की फौज नहीं होती और ये एट्रिशन नहीं किया होता तो आज पता नहीं कितने 9-11 हो गए होते इस दुनिया में। तो पाकिस्तान की फौज, आप बताओ साहब, कितनी कायर फौज है। मैं नहीं कर सकता ऐसा काम कि आपको जब अफगानिस्तान में लड़ाई करनी है, पाकिस्तान में लड़ाई करनी है, तो आप अपने ये जो मदरसों से निकले हुए ये लड़के हैं उनको जिहाद का पाठ पढ़ा के उनको सुसाइड बॉम्बर बना के आप भेज देते हो अंदर, और अपने बच्चों को आप अमेरिका और इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज रहे हो। तो ये कायर सेना, ये कायर सेना, इसकी कैपेबिलिटी क्या है, मैं ये आपको निर्णय करने के लिए भेज देता, मैं आप पे छोड़ देता हूं। दूसरी बात, जहां तक बलूचिस्तान और कश्मीर का जो कंपैरिजन है, मैं आपको कुछ बता दूं। जिस तरह से पाकिस्तान कश्मीर की जमीन को चाहता है, कॉवेट करता है, उसी तरीके से कश्मीरियों की ज़मीन को उसी तरीके से वो बलोचियों के नहीं, बलूचिस्तान की ज़मीन लेना चाहता है। क्यों? कि बलूचिस्तान की ज़मीन में कॉपर है, सोना है, गैस है। वो गैस पूरी पाकिस्तान को सप्लाई होती है, वहाँ पे ग्वादर पोर्ट है। ये 7% इलाका, वो पाकिस्तान का करीब, मैं पीओके की, ये मैं अपने कश्मीर की बात कर रहा हूँ, कश्मीर वैली की 7% इलाका में प्रॉब्लम है। बलूचिस्तान 50% इलाका, 44% कह लें, एक कहने का तरीका है 50%, वहाँ पूरे इलाके में प्रॉब्लम है। दूसरी बात, एक और कंपैरिजन ले लें कि बलूचिस्तान कभी भी किसी के अधीन नहीं था। बलूचिस्तान वॉज ऑलवेज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। उसको पाकिस्तान की सेना ने जिन्ना साहब के निर्देश पे उनको इन्वेड किया, लेकिन कश्मीर ने हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। दोनों में आप फर्क देखो। तीसरी बात, जब भी पाकिस्तान में कोई इंसर्जेंसी हुआ बलूचिस्तान में, तो उन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट, टैंक्स, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, हेलीकॉप्टर, गनशिप्स, ये सारे चीजों का इस्तेमाल किया। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि अभी जो फाटा में ऑपरेशंस हो रहे थे उसका क्या नाम था? ज़रबे अज़्ब। ज़रबे अज़्ब का क्या मतलब होता है? मोहम्मद की तलवार। आप मोहम्मद साहब की तलवार अपने ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो। हमने कश्मीर में कभी टैंक चलाई? हमने कश्मीर में कभी आर्टिलरी गन यूज किया? हमने घाटी के अंदर में कभी भी कोई हेलीकॉप्टर गनशिप का इस्तेमाल किया? तो ये पूरी दुनिया इस हकीकत को जान ले। और एक और मैं बात आपसे कहना चाहता हूं कि ये पता नहीं, हम लोग तो तमाम टेलीविज़न चैनल्स पे जाते हैं और एक बात देखने को मिलती है कि
अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही है। चाइना के में यूघुर प्रोविंस में मुसलमान जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो मुसलमान हैं, उनका रमजान बैन हो गया, उनका दाढ़ी रखना बैन हो गया, बुर्का बैन हो गया, मोहम्मद नाम रखना बैन हो गया। और एक आवाज न हिंदुस्तान से उठती है, एक पाकिस्तान से उठती है, ना ही हिंदुस्तान से। किस बात का डर, किस बात का खौफ, या किसी एक संप्रदाय से दुश्मनी? इसका जवाब मैं आप पे छोड़ देता हूं। और रही बात, देखो, ये जब मैं ये रेडिकल इस्लाम की बात कर रहा हूं, तो एक इस्लाम वो है जो कि बेसिक्स की तरफ जाना चाहता है, द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम। उसके लिए क्या होता है कि जो एडजस्टमेंट करना होगा किसी को भी, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो कश्मीरी हो, वो बड़े मेजर एडजस्टमेंट्स हैं। चाहे वो बांग्लादेश का बंगाली हो, क्योंकि वो एडजस्टमेंट का मतलब है कि गाना आपके लिए हराम, स्केचिंग आपके लिए हराम, ये फोटोग्राफी हराम, पिक्चर हराम, सब कुछ हराम। तो वो एडजस्टमेंट अगर कोई करके खुश रहता है तो गुड लक टू देम। वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन आज पूरी दुनिया में ये जो तबाही देख रहे हो, ये सिर्फ इसीलिए है, मतलब मैं इस्लामिक वर्ल्ड, सो कॉल्ड इस्लामिक वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, कि एथनिसिटी और इस्लाम में बड़ी खिंचाव चल रही है। जो साहब ने कहा, ये भारतीय मिट्टी, भारतीय संस्कृति की ये खिंचाव का कारण है कि वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम बंगाली पहले हैं या मुसलमान हैं पहले, या हम कश्मीरी हैं या हम मुसलमान हैं। तो ये पता नहीं ये पूरी प्रोसेस कहां पे जाके ये थमेगी, मुझे नहीं मालूम है। और मैं ऐसे भी अपना खत्मी करने वाला था। अब मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस छोटे उसमें शायद मैं अपनी बात करने में मैं कामयाब हुआ हूँ, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, भारत को पहले हिंदुस्तान कहा जाता था। वह भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर हिंदू निवास करते थे। उसी के आधार पर इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। हिंदुस्तान की पुरानी परंपरा रही है कि वो जो भी यहाँ पर आता है उसका स्वागत करते हैं और उसे रहने के लिए स्थान भी देते हैं, चाहे वह कोई भी जाति या धर्म से संबंधित क्यों ना हो। सिर्फ हमारे देश हिंदुस्तान को छोड़कर बाकी देश, कोई मुस्लिम राष्ट्र है तो कोई यहूदी राष्ट्र है, और वहाँ पर सिर्फ एक धर्म को मानने वाले लोग ही रहते हैं और अपने धर्म का विस्तार करते हैं। लेकिन हमारा देश भारत, जहाँ पर प्रत्येक धर्म के लोग इकट्ठे होकर रहते हैं और सभी अपने अपने धर्म को अपने तरीके से मानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो हमेशा से उसका एक ही सिद्धांत रहा है कि पूरे विश्व के लिए आतंकवादी तैयार करना। इसने अपने देश में मदरसे इसलिए खोले हैं ताकि आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे सकें, और यह सारा कुछ जो कर रहे हैं वह इनकी आसमानी किताब में लिखा है। उसी के आधार पर छोटे छोटे बच्चों को आतंकवादी बना रहे हैं। अगर हम पूरे विश्व में बात करें तो आतंकवादी सिर्फ एक कौम या बिरादरी के ही होते हैं जो मरने से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें बताया जाता है ऐसा करने से उन्हें जन्नत नसीब होगी, और इस कारण लोग वो मरने से भी नहीं डरते और अपने आप को मार लेते हैं। आपने आरएसएन जी की बातों को ध्यान से सुना होगा तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे ये लोग आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं और हमेशा से इनकी दुश्मनी भारत से ही बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप भी आरएसएन जी की बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जानकारी शेयर करने से ही दूसरे लोगों के पास पहुंच पाती है। और हम अपने चैनल पर लगातार ऐसे ही वीडियो लाते हैं
जो हिंदुत्व को बढ़ावा देती हैं, जो सनातनी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती हैं। अतः ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।